हेलो बच्चों, जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर करा था क्लास 9th के मैथ्स का सीबीएसई सैम्पल पेपर सेट 1। तो आज हम सेक्शन सी कवर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 26 से। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 4 प्लस रूट 5 ओवर 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5 ओवर 4 प्लस रूट 5। तो करते हैं डायरेक्ट। 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5। अब बहुत टीचर भी इस क्वेश्चन को कैसे बताएंगे कि हाँ इसे रेशनलाइज करो, इसे रेशनलाइज करो, फिर दोनों को ऐड करो, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो हमें इतना लेंथी ले जाने की जरूरत ही नहीं है। हम सबसे बेस्ट मेथड बताएंगे जो इजी वे में और तुम्हारा आंसर भी जल्दी आ जाए, जिससे तुम एग्जाम में इजिली कर पाओ, कि तुम्हारा टाइम कंज्यूम ना हो किसी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं। 4 माइनस रूट 5 और 4 प्लस रूट 5, हमारा एलसीएम आ गया। अब देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर हमारे क्या है, सेम है। तो ये वाला जो नंबर है ये इससे सीधा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 4 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस रूट 5। एलसीएम लेना बच्चों यहाँ पे आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट नंबर नहीं है, रूट्स की फॉर्म में। सेम यहाँ पे भी देखो 4 रूट 5 सेम है। तो ये 4 माइनस रूट 5 और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 माइनस रूट 5 और 4 माइनस रूट 5। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है a प्लस बी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। जब सेम टर्म दो बार दिखते हैं तो हम उसको सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। या सिंपल एक्सपोनेंट का भी कंसेप्ट है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 1 प्लस 2 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी सेम 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर ओवर, यहाँ पे क्या बनता है हमारा हमेशा a माइनस बी, a प्लस बी, तो 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो यहां लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। a स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 5 होता है, प्लस 2ab, तो 2ab, तो 4 2 जा 8 रूट 5, ब्रैकेट लगा दो प्लस। अब यहां लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वही 16 प्लस 5 माइनस का 8 रूट 5। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 16 माइनस 5। अब यहाँ पे 16 प्लस, ऐसे अभी एज इट इज लिख दो क्योंकि नंबर कटेंगे हमारे। 16 प्लस 5 माइनस 8 रूट 5 अपॉन 16 माइनस 5 हमारा कितना हो गया 11 हो गया। तो प्लस का 8 रूट 5 माइनस का 8 रूट 5 हमारे क्या हो गए, कट गए। तो 16 प्लस 5 हमारा कितना हो गया 21, और 21 कितना हो गया 42 बाय 11। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड बाय अ डीलर ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। तो हमें डाटा दे रखा है, ईयर दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्कूटर मतलब ये फ्रीक्वेंसीज दे रखे हैं। तो इसको हमें बार ग्राफ पे शो करना है। तो करते हैं। और बच्चों ये आपको ग्राफ पेपर पे शो करना है, मुझे तो रफली बताना था तो मैंने इस पेपर का यूज कर लिया, बाकी आपको ग्राफ पेपर का यूज करना है। तो क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन है, ईयर गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आएगी, और बाकी कोई भी डाटा जैसे ईयर हो, मंथ हो या क्लास इंटरवल वगैरह वो हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आएगी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड। अब यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारे स्केल्स हैं जैसे 16 20 32, तो हम उसी के रिस्पेक्ट में लेंगे। जैसे हमारे 4 के टेबल में सारे आ रहे हैं, तो 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 48 एंड 52। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा, अच्छा बच्चों ये 44 होगा, सॉरी, और ये 48 होगा, हो जाते हैं कभी कभी गलती। चलो, और ये जो हमारा एक्स एक्सिस है यहाँ पे हमारे ईयर आ जाएंगे। चलो फर्स्ट ईयर जो है हमारा वो 2011 का है, और 2011 का जो डाटा है वो 16 तक दे रखा है। तो देख लेते हैं 16। और जो भी आपका ग्राफ होगा, मतलब जितना भी आपका ज्योमेट्री वर्क होता है वो एकदम नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि इसके भी मार्क्स लगते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया 2011 का 16 स्कूटर सोल्ड हुए। नेक्स्ट हमारा क्या है 2012 का 20, तो 2012 का 20 देख लेते हैं। और बार ग्राफ में जो बीच में गैप आता है पता ही होगा, और हिस्टोग्राम कंटिन्यूस चलता है, उसके बीच में कोई भी लीफ में गैप नहीं आता। ये हमारा हो गया 20।
2012 का। 2013 देख लेते हैं, 32, 2012 का 32, तो 32 हमारा जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट 2013 लिख देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्या है 2014, 2014 का 36, और भी ज़्यादा स्कूटर भेज दिए भाई इसने तो, 36, 2014, 2015 में 40, ये आ गए हमारे 40, और लास्ट ईयर जो हमारा है 2016, उसमें हमारे 48 हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। तो ये हमारा हो गया 48। तो एक बार दोबारा देख लो कि जो भी हमारा ईयर, क्लास, इंटरवल वगैरह का जो भी हमारा डाटा होगा वो हमारा एक्स एक्सिस में, और फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखना हमें वाई एक्सिस में रखनी है, और नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका एकदम डायग्राम। और ये हमारा 2016 है। और बच्चों जो हमारे नंबर ऑफ स्कूटर पर ईयर सोल्ड हो रहे हैं वो 1000 के हिसाब से है, क्योंकि कोई कंपनी 16-17 थोड़ी स्कूटर बेचेगी, तो यहाँ पे पर 1000 लिख लेना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28, ABCD is a rhombus in which altitude from D to side AB bisects AB. Find the angle of rhombus. तो हमें एक rhombus दे रखा है ABCD, और एक altitude ड्रॉ हो रहा है D से साइड AB पर, और वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, रोम्बस का एंगल बताना है। तो देख लेते हैं, डायग्राम में ऑलरेडी बना चुका हूं। तो ABCD हमारा रोम्बस था, जो D पॉइंट से हमारा एक एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है, तो हमारा जो AP होगा वो PB के बराबर होगा, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। डायग्राम थोड़ा अजीब सा बना है, लेकिन समझ लेना कि AP और BP दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें मेन क्या है, हमें एंगल बताना है, कोई भी एक वर्टिकल एंगल इसका, इनमें से कोई सा भी। तो देख लेते हैं नीचे वाला एंगल कोई। सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BPD। तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री है। सबसे पहले तो लिख लो, नहीं पहले साइड ले लो कि AP और BP ये गिवन है, हमें एल्टीट्यूड है। दूसरी चीज एल्टीट्यूड है 90 डिग्री बनाएगा ये, तो लिख लेते हैं APD, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPD, ईच 90 डिग्री। और थर्ड साइड हमारी क्या हो जाएगी, DP कॉमन, DP कॉमन। तो हमारा ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BPD बाय साइड एंगल साइड SAS से। अब हमारा जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये वाला जो हमारा एंगल है, एंगल 1, इसको 1 नाम दे देते हैं, और ये वाला जो ना इसको 2। तो हमारा जो एंगल 1 होगा वो हमारा एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इस एंगल को भी नाम दे देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया 3। और हमें ये चीज भी पता है जो हमारा एंगल 2 है वो हमारा एंगल 3 के भी इक्वल है। रीजन, जो हमारे रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना, वो हमारे वर्टिकल एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो लिख लेते हैं डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल ऑफ रोम्बस, ठीक है, इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमारा एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों से हम क्या बता सकते हैं कि हमारा एंगल 2 कट गए, तो एंगल 1 और एंगल 3 ये भी हमारे आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। मतलब ऑटोमेटिकली एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों ही एंगल हमारे पे इक्वल आ गए। अब हमें पता है जो हमारी साइड AD है वो हमारे BC के पैरेलल है। तो जब साइड AD और BC पैरेलल है, तो हमें पता होगा एक प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे रफली बता देता हूँ, कि जब दो लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल उसे बाइसेक्ट करती है, तो अंदर के दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। और प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है, सम ऑफ को इंटीरियर, क्योंकि अंदर के दोनों एंगल है। तो हम लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल B, इसे A नाम देते हैं अभी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। एंगल A को मैं एंगल 1 लिख सकता हूं, और एंगल B जो है वो मेरा एंगल 2 प्लस एंगल 3 है,
इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब बच्चों एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 तीनों ही आपस में इक्वल है, तो एक ही नाम कर देते हैं एंगल 1 और एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थ्राइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा एंगल 1 कितना आ गया, 3 डिवाइड में चलेगा तो हमारा एंगल 1 कितना आ गया 60 डिग्री। अब हमें बताना था एक वर्टिकल एंगल, तो हमारा जो एंगल ABC होगा, ABC वो हमारा कितना हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 मतलब 60 प्लस 60, 60 प्लस 60, तो हमारा कितना आ गया 120 डिग्री। तो हमारा जो ये वाला एंगल था एंगल ABC, ये हमारा कितना आ गया 120 डिग्री। तो हमारा एंगल A जो है वो हमारा 60 डिग्री आ गया, और हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। तो जो हमारा एंगल A था वो हमारा एंगल C के बराबर हो गया, तो एंगल A और एंगल C दोनों 60 डिग्री हो गए। लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन रोम्बस। ऐसे ही हमारा एंगल B 120 डिग्री आया, तो हमारा एंगल D भी कितना आ जाएगा 120 डिग्री, सेम प्रॉपर्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड 4 सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो 2 वेरिएबल इक्वेशन दे रखी है, तो डायरेक्ट हमें 4 सॉल्यूशन निकालना है, तो इसमें हम वैल्यू लेट करके निकाल लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहां से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5y जो हो जाएगा वो 12x हमारा कहां चले गया उधर, माइनस का 12x, और y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 12x बाय y। ठीक है, 5 आ जाएगा ना डिवाइड में। अब यहां से सबसे पहले हम लेट करते हैं, सबसे फर्स्ट वैल्यू जो हमेशा लेनी है वो 0 लेनी है। तो अगर हम x 0 रखते हैं तो हमारा y कितना हो जाएगा -12, x की जगह हमें 0 पुट करना है अपॉन 5, तो हमारी होल इक्वेशन ही क्या हो गई 0। तो हमने x 0 रखा तो हमारा y भी क्या आ गया 0, पहला सॉल्यूशन आ गया हमारे पे। नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे बहुत बच्चे 1 रखते हैं, लेकिन थोड़ा आप एनालाइज करो क्वेश्चन को। यहाँ डिनोमिनेटर में 5 दे रखा है, अगर हम x की जगह 5 के मल्टीपल्स रखें तो हमारे इजीली वैल्यू कट सकती है। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे 5 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -12, x की जगह मैंने 5 रखा बाय 5। अब देखो 5 से 5 कट गया तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया -12। तो x मैंने 5 रखा तो y आ गया मेरा -12। सेकेंड सोल्यूशन भी आ गया मेरे पे। थर्ड देखते हैं। अब 5 का मल्टीपल अब 10 रख लो, तो 5x की वैल्यू कितनी है 10, तो y इज इक्वल टू -12 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, और 12 इंटू 2 कितना होता है माइनस का 24। तो y हमारा कितना आ गया माइनस का 24। थर्ड सॉल्यूशन भी आ गया। फोर्थ देखते हैं। अब हम रख लेते हैं x 15 रख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस का 12 15 x की जगह बाय 5, 5 3 जा 15, और 12 3 जा कितना होता है माइनस का 36। तो y हमारा कितना आ गया माइनस का 36। तो हमारे क्या क्या वैल्यूज आ गई, एक 0 0 आ गई, एक 5 -12 आ गई, एक 10 -24 आ गई, और एक लास्ट हमारी क्या आ गई 15 माइनस का 36। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशन हो गए लीनियर इक्वेशंस के। क्वेश्चन नंबर 30, रीड द बार ग्राफ गिवन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक डायरेक्ट बार ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे ईयर शो कर रखा है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। मतलब जो हमें ये बार ग्राफ दे रखा है इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो हमें पता है यहाँ पे ईयर वाइज हमारा एक्सपेंडिचर इन 100 करोड़ ऑफ रुपीज। तो यहाँ पे हमारा ईयर वाइज एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसका देखो आंसर सेकंड क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर अकर्ड हो रहा है वो हमारा कहाँ, हेल्थ एंड फैमिली पे। तो इसमें तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि एक्सपेंडिचर अकर्ड किस पे, हेल्थ एंड फैमिली, ऑन हेल्थ एंड फैमिली ऑन डिफरेंट ईयर। अलग अलग साल में अलग अलग हमारे एक्सपेंडिचर शो हो रहे हैं डिफरेंट ईयर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो, और बाकी इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग इन द ईयर 1982 टू 83। देखो 1982 टू 83, तो हमारा कहां तक जा रहा है 7 तक जा रहा है, और हमें बता रखा है जो हमारा स्केल है वो 100 करोड़ का है। तो 7 × 100 हमारा कितना हो जाएगा 700 करोड़।
तो जो हमारा ईयर था 1982 टू 83, तो उसमें हमारा कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, 700 करोड़ का। थर्ड वन देखते हैं कि इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर मैक्सिमम ओवर द एक्सपेंडिचर इन प्रीवियस ईयर, व्हाट इज द मैक्सिमम इंक्रीज। तो इसमें क्या पूछा है कि किस ईयर में हमारा मैक्सिमम एक्सपेंडिचर हुआ है और जस्ट उससे पिछले वाले प्रीवियस ईयर में। तो मैक्सिमम हमें दिख रहा है लास्ट वाले में 1884 टू 85 में कितना दिख रहा है हमें 1000, और जस्ट इससे प्रीवियस ईयर में हमें कितना दिख रहा है 800। तो 1000 करोड़ में से 800 करोड़ को माइनस कर दोगे तो हमारा कितना आ गया, सॉरी 200 करोड़। तो ये हमारा क्या आ गया, इंक्रीज, कि हमारा कितना मैक्सिमम इंक्रीज हुआ प्रीवियस टू नेक्स्ट ईयर में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड पार्ट भी देख लेता है और वाला। द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन लाख टन इन सम ऑफ द रिफाइनरीज इन इंडिया ड्यूरिंग 1982 वाज गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें रिफाइनरीज दे रखी है और हमें प्रोडक्शन दे रखा है ऑयल का इन लाख टन। इस चीज का ध्यान रखना है। हमें क्या कह रहा है वो, कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा सो दैट द बार आर ड्रॉन हॉरिजेंटली। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इतना पढ़ते हैं कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ और खुश हो जाते हैं और डायरेक्ट बना के आ जाते हैं और उन्हें नंबर नहीं मिलते। लेकिन इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, जो हमें बार्स बनाने हैं वो हॉरिजॉन्टली बनाने हैं। हमारे बच्चों जो बार ग्राफ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये हमारा वर्टिकल बार ग्राफ है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं हॉरिजॉन्टली, तो ये जो हमारा डाटा जो शो हो रहा था एक्स एक्सिस पे, अब वो हमारा शो होगा वाई एक्सिस पे, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो हम वाई एक्सिस पे शो कर रहे थे वो हमारी शो हो जाएगी एक्स एक्सिस पे। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करो, और आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 31, फैक्टराइज 2x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 3y माइनस 4z का होल क्यूब प्लस 4z माइनस 2x का होल क्यूब। अब यहाँ पे बहुत बच्चे पता क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, यहाँ भी a माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ भी a माइनस बी का होल क्यूब, और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा लेंथी हो जाएगा कि उनके समझ ही नहीं आएगा कि किसको क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। तो देखो इसको मैं इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फैक्टराइज हमें क्या करना है, 2x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 3y माइनस 4z का होल क्यूब प्लस 4z माइनस 2x का होल क्यूब। तो बच्चों एक आइडेंटिटी तुमने देखी होगी, अगर इस पूरी टर्म को मैं a मानता हूं, लेट्स से a क्यूब, प्लस इसको मैं b मानता हूं तो b क्यूब, प्लस और इसको मैं c मानता हूं c क्यूब, तो हमने देखी है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो होता है वो हमारा 3abc के क्या होता है, इक्वल होता है। मींस हम इस पूरी टर्म को भी abc के इक्वल रख सकते हैं। तो देखो 3a हमारा क्या था 2x माइनस 3y, b हमारा क्या था 3y माइनस 4z, और c हमारा क्या था 4z माइनस 2x। तो ये हमारा हो गया आंसर। बताओ कितना छोटा सा। और एक चीज, हाँ, अगर आपको इस क्वेश्चन को लेंथी करना है तो क्या करो कि आप उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन टर्म्स को, रिस्पेक्टिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करके शो करना पड़ेगा। तो बाकी आप आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हो। तो बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा जैसे लास्ट टाइम हमारी 4z माइनस 2x, इसमें 2 कॉमन ले सकते हो। तो जब तुम 2 कॉमन लोगे तो हमारा बाहर आ जाएगा अल्टीमेटली, तो 3 इंटू 2 हमारा 6, और 2x माइनस 3y माइनस 4z, और 2 ऑलरेडी हम इसमें कॉमन ले चुके, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2z माइनस x। बच्चों देखो ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, वो भी, और अगर आप इतना करके आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बेशक ये आंसर सही है, लेकिन इस चीज में आपको ध्यान कर रखना है जो चीजें मैंने आपको बताई, जैसे लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, फिर तुम आइडेंटिटी का लिख देना कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी करके अच्छे से शो करना एग्जाम में, फिर जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बाकी सबसे ईजिएस्ट वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन सी भी हमारा खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी के क्वेश्चंस करेंगे। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। घर पे आपको अच्छे से बैठ के प्रैक्टिस करनी है, सारी आइडेंटिटीज रिवाइज करनी है, तभी जाके आपसे क्वेश्चन होंगे। अदरवाइज अगर आप चाहो कि डायरेक्ट हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आइडेंटिटीज पहले याद करो, देन क्वेश्चन अप्लाई करो, और एक बार नहीं 2 बार करो, तब जाके आपको आंसर आएगा। एक बार में मैथ कभी नहीं आती, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में सेक्शन डी के साथ।